तो आइए बात कर लेते हैं लगे हाथ हम 44वें संविधान संशोधन के बारे में भी। मैंने आपको 42वें संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से समझाया। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले वो क्या कार्य करेगा, वो 42वें संविधान संशोधन को देखेगा, उसके बाद ही वो 44वें संविधान संशोधन को देखेगा। यानी कि जब तक आप 42वें संविधान संशोधन को नहीं देख लेते हैं तब तक आपका 44वां संविधान संशोधन देखना बिल्कुल निरर्थक साबित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन एक साथ यदि आप नहीं समझेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया था। तो पहली चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपके मन में चल ही रहा होगा, जो भी छात्र अभी वीडियो देखा होगा उसके मन में एक बात चल रही होगी कि भैया लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष है और सर ने बताया था 6 वर्ष है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था दरअसल उस समय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया था तो उस समय की सरकार कौन थी? उस समय किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार थी, यानी कि मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे। तो उनके द्वारा जो मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, उसके अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। सिंपल सी बात इसमें कह दी गई है इसलिए कि अनावश्यक परिवर्तनों को इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहली चीज क्या किया गया, पहला कदम उठाया गया कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, जो लोकसभा का कार्यकाल, एक मिनट, हाँ, जो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, पहली चीजें क्या किया गया, सीधा उठाकर कहा गया कि जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया है, अब उसे फिर से 5 वर्ष कर दिया जाए। तो इसमें क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। क्या? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। तो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, तो इस संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, उसे 5 वर्ष कर दिया गया। जो कि वर्तमान में क्या लागू है, वही सिद्धांत अभी लागू है, यानी यही संविधान संशोधन अभी लागू है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष है। ठीक, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या कही गई, दूसरी कंडीशन में कहा गया कि अनुच्छेद 74, ठीक है, अनुच्छेद 74 में 42वें संविधान संशोधन की बात पहले कर लेते हैं, फिर 44वां आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 42वें अनुच्छेद 74, एक मिनट, हाँ देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया, जो 42वां संविधान संशोधन कह रहा था अनुच्छेद 74 क्या कह रहा था कि 42वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, सलाह मानने के लिए बाध्य थे। और किस संविधान संशोधन में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो क्या कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए एक बार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय को यह लगता है कि एक बार मंत्रिपरिषद को या प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिपरिषद है उसको दोबारा विचार करना चाहिए, जो सलाह दे रही है, तो राष्ट्रपति महोदय एक बार कह सकते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत इतनी पावर दे दी गई कि राष्ट्रपति महोदय आप क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय आप क्या कह सकते हैं कि पुनर्विचार आप कर लीजिए। तभी देखिए जब पुनर्विचार की बात क्या बात है, फिर उसके बाद क्या कहा गया कि अगर पुनर्विचार करके प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद दोबारा जब सलाह देगी तो राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में यही चीजें लागू है, जब प्रधानमंत्री वाली नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जब कहती है राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है, तो राष्ट्रपति को यदि उचित नहीं लगता है तो राष्ट्रपति महोदय क्या कहते हैं, पुनर्विचार कर लीजिए। और जब वह पुनर्विचार करके दोबारा वही चीजें दे देते हैं तो राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक,
तीसरी कंडीशन क्या करी गई, तीसरी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तीसरी बात जो 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या कहा गया था, आंतरिक अशांति। उसमें क्या कहा गया था 42वें संविधान संशोधन में, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति तथा बाह्य आक्रमण, तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण मतलब कोई देश यदि हम पर आक्रमण कर देता है तो बाह्य आक्रमण के आधार पर क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। और ये किसमें कहा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कहा गया था। लेकिन मोरारजी की देसाई की सरकार ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक शब्द को काट कर इन्होंने क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कह दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है देश में, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, बल्कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो, सशस्त्र विद्रोह से तात्पर्य हो जाता है अगर सैनिक विद्रोह कर देते हैं हमारे पूरे देश में, ठीक है, जगह जगह पर अगर सैनिकों का विद्रोह हो जाता है, सैनिक हमारी बात मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। और बाह्य आक्रमण वही रहने दिया गया जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो अशांति आधार बनाया गया था, अशांति आधार को हटाकर क्या क्या आधार बना दिया गया, सशस्त्र विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण को बना दिया गया। क्या बना दिया गया, सशस्त्र विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण को बना दिया गया। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यही लागू है कि अगर हमारे देश में, अगर हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, यानी कि बाह्य आक्रमण होता है तथा या तो सशस्त्र विद्रोह होता है, तो नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। यह पावर किसके पास है, तो यह पावर है राष्ट्रपति महोदय के पास। यह पावर किसके पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास यह पावर है। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या किया गया, जो चौथी बात क्या की गई, चौथी बात कही गई कि देखिए जो संविधान में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार हमारे पास पहले कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। तो पहले हमारे पास मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया कि मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाकर क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। ठीक है, किसमें रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, कानूनी रूप से इसे रख दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया कि जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर मौलिक अधिकार से किसमें रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कहा गया, और इसमें क्या किया गया, एक चीजें और भी जोड़ दी गई कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वह मामला जा सकता है। ठीक है, पहले इसमें हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक नई चीज और जोड़ दी गई कि अगर राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उस उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी क्या है कि निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है,
निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो यह विवाद कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसका अंतिम निर्णय माना जाएगा। और जिसका क्या माना जाएगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह विवाद जाता है तो इसमें क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद यदि जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद जाता है तो इनका एक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय माना जाएगा, जो कि आज वर्तमान में भी लागू है। पहले इस 42वें संविधान संशोधन में ये चीजें नहीं किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था कि पुनः इसमें अब जा सकते हैं और वो चीजें वर्तमान में भी लागू है। वर्तमान में भी ये चीजें लागू है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा सकता है और जिसका निर्णय क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको 42वें संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कि जितने भी अनावश्यक परिवर्तन थे 42वें संविधान संशोधन में, जितने भी अनावश्यक परिवर्तन थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, वे सारे अनावश्यक परिवर्तन को समाप्त कर दिया गया। तो पहली चीजें क्या किया गया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष कर दिया गया था, इस संविधान संशोधन में 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरी बात जो अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य थे। और इसमें क्या कह दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय यदि चाहे तो उन्हें पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लागू किया जाएगा, तो उसका जो आधार होगा आंतरिक अशांति नहीं होगा बल्कि सशस्त्र विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण होगा। तो बाह्य आक्रमण वहां पर भी था लेकिन आंतरिक अशांति 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति काटकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि चौथी बातें क्या की गई थी कि जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे साथ हुआ करते थे, अब उसे 6 कर दिया गया, 6 कर दिया गया। और 6 कैसे किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, उसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। उसे हटाकर किस में रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो पुनः सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट आप जाकर इस विवाद का निपटारा किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद का निपटारा किया जा सकता है और साथ ही साथ उसका निर्णय जो होता है अंतिम माना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा अपनी राय को भी। तो आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।